हाँ, तो हम ये देख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ मड बॉल। अब ऑपरेशनल ऑफ ट्रबल मतलब ये है ऑपरेशनल ट्रबल। मतलब कि जब हाँ, जो हमारा रैपिड ग्रेविटी फिल्टर जब ऑपरेशन में होता है, जब काम कर रहा होता है, तब क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। एयर बाइंडिंग हम देख चुके हैं। अब है फॉर्मेशन ऑफ मड बॉल। मड का मतलब होता है मिट्टी, और बॉल का मतलब होता है गेंद। ठीक है, इस तरीके की जो, और दूसरा होता है क्रैकिंग ऑफ फिल्टर। ठीक, अभी हम देखते हैं मड बॉल बेसिकली क्या है। मड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर गेट deposited on the sand surface during adequate washing and they may sink down। अब ये क्या कह रहा है, जैसे वॉशिंग होती है, मैंने कल आपको वीडियो भेजी थी वॉशिंग की। ठीक, तो उसमें क्या होता है, जैसे ये सैंड की सतह है, इसको आपने पानी प्लस हवा के साथ धुलना शुरू किया, तो जितना भी गंदा ऑर्गेनिक मैटर है, रेत के कण है, मिट्टी के कण है, वो बाहर निकल जाते हैं। लेकिन क्या हुआ, आपने वॉशिंग क्या की, इन एडिक्वेट। ठीक है, जैसे 15 से 20 मिनट की वॉशिंग होनी चाहिए, आपने 2 या 3 मिनट में इसे वॉश करके बंद कर दिया, तो ऊपर जो मिट्टी के कण है आपस में चिपक जाते हैं। ठीक, और ये जो गेंद बनी मिट्टी के कणों की, ये ऐसा हो सकता है वॉशिंग के दौरान ही नीचे आकर सेटल हो जाए, क्योंकि ये कहाँ पर सेटल होगी, जहां पर ग्रेवल रखे हुए हैं। ठीक, चार्जिंग, तो अब ये यहाँ पर सेटल हो जाएगी, तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। देखो ये यहीं पे लिखा हुआ है, मड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। देखते हैं अगर इस इन्होंने नेट पे भी दिया हुआ है मड बॉल कैसी होती है। ये आपका रैपिड ग्रेविटी फिल्टर है, इस तरीके का होता है, कल हमने देखा था मड बॉल इन रैपिड ग्रेविटी फिल्टर। देख रहे हो, इस तरीके का, जैसे ये रैपिड ग्रेविटी फिल्टर में मिट्टी आके ऊपर चिपक गई है, ये हो गया। इस तरीके की बॉल भी देखने को मिल जाती है वहां पर। ठीक है, तो अब इसमें दिक्कत क्या आती है, सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन ऑफ मड बॉल के, जो मड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, जो बाहर से मिट्टी आई, गेट डिपॉजिटेड ऑन द सैंड सरफेस, जो रेत की सतह है उस पर चिपक जाती है, एंड ड्यूरिंग इनएडिक्वेट वॉशिंग, अच्छे से वॉशिंग नहीं होती, दे में सिंक डाउन इन द सैंड बेड, वो क्या करेंगे, नीचे जाके सैंड बेड में बैठ जाती है। द मड दिस मड स्टिक्स टू सैंड ग्रेन, ये जो मिट्टी के कण है उससे पक जाती है, और जो बाकी की इम्प्योरिटी है उनके साथ आपका क्या बना देती है, मड बॉल बना देती है। ठीक है, इनका साइज बढ़ता चला जाता है और वो ग्रेवल की लेयर में नीचे बैठती चली जाती हैं। दिस इंटरफेयर विद द पर मूव, तो फिर ये फिर ऊपर जो बैक वॉशिंग का पानी है उसके साथ इंटरफेयर करती है, टर्बुलेंस पैदा करती है, और जो ग्रेवल है उसको अपनी जगह से विस्थापित कर देती है। ठीक, ये सारी, तो इम्प्रॉपर वॉशिंग, एक्यूमुलेशन ऑफ मड। ठीक है, कारण क्या रहा, आपने बैक वॉशिंग लेकिन प्रॉपर नहीं की। वंस मड बॉल फॉर्म्स स्टार्ट, ये फिर वही बात बता रही है कि एक बार एक मड बॉल बन जाए, ठीक, तो फिर बाकी आपकी बनती चली जाती हैं, उनका साइज बढ़ता चला जाता है। ठीक, इट गोज इंक्रीजिंग इन नंबर, नंबर भी बढ़ता चला जाता है, एंड अल्टीमेटली एंटायर स्पेस इज फिल्ड विद देम। तो जो नीचे का सारा क्षेत्र है जहाँ पर ग्रेवल रखे रहते हैं, वहां पर सारी की सारी मड बॉल ही बनती चली जाती है। इसको अगर आपको अवॉइड करना है, स्कोरिंग विद कंप्रेस्ड एयर अलोंग विद बैक वॉशिंग फॉर 4 मिनट सपोर्टेड बाय मैनुअल सरफेस रेकिंग एंड सरफेस वॉशिंग विद कॉस्टिक सोडा था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, इसको याद करना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए मड बॉल के लिए क्या करना पड़ेगा, पहली बात तो मड बॉल बने ही ना, उसके लिए क्या करो, बैक वॉशिंग करो प्रॉपर, और बैक वॉश करते हुए उसमें हवा भी डालो, कंप्रेस एयर डालो। तो इसने यही बोला है, स्कोरिंग विद कंप्रेस्ड एयर। ठीक, तो जो आप बैक वॉशिंग कर रहे हैं उसमें बैक वॉशिंग के साथ कंप्रेस एयर, मतलब कि नीचे से हवा भी डालो, कम से कम 4 मिनट। ठीक, सपोर्टेड बाय, उसके साथ क्या करना है, सरफेस रेकिंग। सरफेस रेकिंग मतलब कि ये जो हम देख रहे थे, ये भैया क्या कर रहे हैं, ये देखो, ये रैपिड सैंड फिल्टर के ऊपर बैठे हैं और हाथ से
या फावड़े से ऊपर जितनी भी मिट्टी जमी हुई है उसको उठा रहे हैं। सरफेस रेकिंग करो, सरफेस वॉशिंग करो, किसके साथ? ये चीज पूछी जाती है कॉस्टिक सोडा और सोडियम थायोसल्फेट। ठीक, ये दो चीजें मैंने देखी हैं एग्जाम में पूछते हुए कि जो बैक वॉशिंग है उसमें किस चीज का इस्तेमाल कर लिया जाता है अगर मड बॉल आपको फॉर्मेशन होने नहीं देना है, तो कास्टिक सोडा, ये सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट आता है, अगला है हमारा क्रैकिंग ऑफ फिल्टर। ठीक, अब देखो, फाइन सैंड इन द टॉप लेयर श्रिंक विच रिजल्ट इन श्रिंकेज क्रैक। अब ये क्या कह रहा है? जैसे ये हमारी सैंड हुई, क्रैकिंग और फिल्टर का क्या मतलब है? ऊपर की परत रहती है हमारी सैंड की और नीचे की परत रहती है हमारी ग्रेवल की। तो इसमें क्या होता है, जैसे सैंड की लेयर है ये अगर श्रिंक कर जाए, श्रिंक कैसे करेगी? क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर जो है वो इसमें आके फंसेगा, या जिस भी कारण से श्रिंक होती है तो इसमें इस तरह से क्रैक पड़ जाते हैं। ठीक, अब क्या होगा अगर पानी आया आपका ऊपर से? ठीक, तो ये पानी ना तो, क्योंकि भाई सैंड निकल रहा है, इसको सीधे ये नीचे ग्रेवल में चला जाएगा। तो ये आपका क्या हो पाए, क्या नहीं हो पाएगा, ये हमारा प्रॉपरली वॉश नहीं हो पाएगा। आई बात समझ में? यही इसको बोलते हैं क्रैकलिंग ऑफ फिल्टर। ठीक, देखो, फाइन सैंड इन टॉप लेयर श्रिंक, जो टॉप की लेयर है उसमें जो फाइन लेयर होती है वो श्रिंक हो जाती है, which result in shrinkage crash, जिसके कारण क्या होता है? shrinkage crash. The crack is widened by pressure applied on filter due to loss of head with increase in crack। मतलब ये कह रहा है कि ये ऐसा होता कब है? ये तब होता है जब वही लॉस ऑफ हेड वाला जो फंडा हमने पढ़ा था कि मतलब कि यहाँ पर इतना हेड लॉस हो रहा है यहाँ से यहाँ चलने पर कि नीचे सक्शन क्रिएट हो जाए। तो जैसे ही अगर आप प्रेशर वगैरह भी क्रिएट होता है तो उससे भी ये क्रैक बड़े होते चले जाते हैं। बहरहाल मेन इसमें याद रखना ये है कि क्रैक होता क्या है, क्रैकिंग ऑफ फिल्टर क्या होता है। ये दिस ब्लॉक्स मड एंड अदर इम्प्योरिटी पेनिट्रेट डीप इन फिल्टर देयरबाय रिड्यूसिंग द एफिशिएंसी। अब जहां पर ये जो क्रैक क्रिएट किए गए हैं, अब इन क्रैक में क्या होता है, जो मिट्टी के कण हैं वो हमारे नीचे धंसते चले जाते हैं। बस यही बात है और कुछ इसमें अलग नहीं। अब इसमें आ जाओ, इस क्वेश्चन को देखो और करो। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आप, इसमें तो इन्होंने क्या कर दिया, चार वो है और चाहे चार ही वो दिए हुए हैं। ऑपरेशन प्रॉब्लम इन रैपिड ग्रेविटी फिल्टर और लिस्ट दिया दे रखा है मेथड कौन कौन से हैं। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर इज द कोड गिवन बिलो। लिस्ट वन है इनक्रस्टेशन ऑफ फिल्टर सैंड मीडिया, एयर बाइंडिंग, मड बॉल फॉर्मेशन, स्लाइम ग्रोथ, और ये इन्होंने चार वो दिए हैं। देखो इसमें ये क्या कहना चाह रहा है, इनक्रस्टेशन ऑफ फिल्टर सैंड मीडिया, जो हमारा फिल्टर सैंड मीडिया है उसका इनक्रस्टेशन। दूसरा क्या कह रहा है, एयर बाइंडिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ नेगेटिव हेड, ये हमने कल पढ़ लिया था। मड बॉल फॉर्मेशन, ये हमने पढ़ लिया था। स्लाइम ग्रोथ फिल्टर, ये हम अभी देखेंगे। सबसे पहले इनक्रस्टेशन ऑफ फिल्टर सैंड मीडिया। इनक्रस्टेशन का मतलब जो इसमें क्रैकिंग हो रही है। ठीक, इन्होंने क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, दो या चार। वो इसको आप कैसे कोशिश करेंगे कि ना हो? वॉशिंग द फिल्टर विद सोडियम हाइड्रोक्साइड और ब्लीचिंग पाउडर ओकेजनली, कि जो हमारा फिल्टर है उसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या ब्लीचिंग पाउडर से साफ करें। दूसरा ऑप्शन क्या है, चार, इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ वाटर ड्यूरिंग फिल्टर ऑपरेशन बाय अबाउट 15 से 20 सेंटीमीटर एज कंपेयर टू द नॉर्मल डेप्थ मेंटेन ड्यूरिंग डेली ऑपरेशन एंड मोर फ्रिक्वेंट
बैक वॉशिंग करके और ये सारी चीज करके मुझे तो लगता है बी का आंसर होना चाहिए ये। जो एयर बाइंडिंग और डेवलपमेंट हमने क्या, जो नेगेटिव हेड क्रिएट हो जा रहा था। भाई नेगेटिव हेड इसलिए क्रिएट होता था क्योंकि हेड लॉस ज्यादा है। तो उसके लिए हम क्या करते थे, पानी की हाइट बढ़ा देते थे। तो ए बी का आंसर होना चाहिए हमारा 4। देखो, तो इंक्रीज द डेप्थ ऑफ वाटर, पानी की हाइट में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, कितना, कम से कम 20 सेंटीमीटर। और दूसरा, मोर फ्रीक्वेंट बैक वॉशिंग जितनी ज्यादा कर सकें। तो ए का हो गया, ए का हम कंफ्यूज हो रहे हैं, तो बी का तो हमारा पक्का 4 है। तो ए का हो गया हमारा 2। ए का 2 या वॉशिंग द फिल्टर विद सोडियम हाइड्रोक्साइड और ब्लीचिंग पाउडर अकेजनली, इस चीज को भी आप नोट कर लेना। फिर इसके बाद आती है हमारी मड बॉल फॉर्मेशन की। मड बॉल के लिए हम क्या, देखो ये लिखा हुआ, कंप्रेस्ड एयर स्कोरिंग फॉर अबाउट 4 मिनट। कंप्रेस एयर से ऊपर की तरफ हवा मारो उसमें एट द टाइम ऑफ बैक वॉशिंग एंड मैनुअल सरफेस रेकिंग। ठीक, तो इसी तरीके से सी का हो गया 1। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 2 4 1 3 सी। और स्लाइम ग्रोथ, इसको भी लिख लीजिए 3। थॉरो बैक वॉशिंग विद सॉल्ट सॉल्यूशन आफ्टर सोकिंग द फिल्टर। स्लाइम ग्रोथ, स्लाइम क्या होता है बेटा, इन्होंने इन्होंने दिया नहीं स्लाइम ग्रोथ के बारे में। स्लाइम होती है एल्गी टाइप फॉर्मेशन, एक मिनट देख लेते हैं स्लाइम ग्रोथ। सबसे पहले तो क्रैकिंग ऑफ फिल्टर देख लो। क्रैकिंग ऑफ फिल्टर कैसा होता है, इस तरीके से देखने को मिलता है। इस तरह से सतह उसकी क्रैक हो जाती है। दूसरा हम क्या देख रहे थे, स्लाइम ग्रोथ। जो इस तरीके के वो होते हैं ना, ये होता है बेटा स्लाइम इस तरीके का, जैसे एलगी टाइप की जो, ये इन्होंने इसका माइक्रो व्यू कर रखा, करा माइक्रोस्कोपिक व्यू। ये सभी स्लाइम ही बेसिकली, पानी के ऊपर इस तरह से स्लाइम जमती है। अब ये है क्या चीज बेसिकली, जैसे हमारा रैपिड ग्रेविटी फिल्टर हो गया, इसके ऊपर सैंड है, वो भी कैसी, फाइन सैंड रहती है। तो इसमें आपने पानी तो दे दिया, पानी तो दे ही रहे हो, प्लस इसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी हैं, ऑर्गेनिक मैटर भी है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो एल्गी टाइप की जो फॉर्मेशन है, जो छोटे छोटे पेड़ पौधे से है ना ऊपर सतह पर जम जाते हैं, तो इसी को ही क्या कहा जाता है, स्लाइम कहा जाता है। एक एक बार ये स्लाइम जम जाए तो ये पानी को नीचे आने नहीं देती। तो स्लाइम का इसने बताया है, स्लाइम के लिए क्या किया जाता है, थोरो बैक वॉशिंग कीजिए विद सॉल्ट सॉल्यूशन आफ्टर सोकिंग, मतलब के सॉल्ट सॉल्यूशन, मतलब नमक के पानी के साथ बैक वॉशिंग की जाए। ठीक, अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। ठीक दिख रहा है बेटा, आ रही है समझ में कहानी।
ऐसे ही चलता है इसमें। ठीक है, अभी वाटर ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं, फिर सीवेज ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। देखो क्या क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद ऑपरेशन ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर। अगर आप रैपिड सैंड फिल्टर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इनमें से कौन सी प्रॉब्लम रैपिड सैंडलिंग फिल्टर से रिलेटेड है? एयर बाइंडिंग, ठीक। क्रैकिंग ऑफ सैंड बैड, ठीक। मड बॉल, ठीक। पंपिंग ऑफ फिल्टर बैड, भाई ये तो मैंने नहीं पढ़ा। ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए 1 2 4, लेकिन इन्होंने दे रखा है 1 2 3 4, मतलब बम्पिंग ऑफ फिल्टर बेड। ये भी अच्छा। बम्पिंग ऑफ बेड क्या होता है भाई? कॉमन प्रॉब्लम एसोसिएटेड फिल्टर और वेस्ट वाटर, एयर बाइंडिंग होती है, ठीक। मड बॉल फॉर्मेशन होती है, लॉस ऑफ फिल्टर मीडियम ड्यू टू बैक वॉशिंग, चलो ये भी बात मान लेते हैं, बैक वॉश करने से होता रेत बाहर निकल जाए। टर्बिडिटी ब्रेक थ्रू क्रैकिंग, अच्छा चलो क्रैकिंग ऑफ सैंड बेड, क्योंकि सैंड बेड में क्रैक हो गया तो टर्बिडिटी आपकी साफ नहीं हो पाई नीचे। बिल्डिंग अप ग्रेवल मोल्डिंग और बम्पिंग ऑफ फिल्टर पैड, भाई ये क्या चीज है? इन्हें इन्होंने बताया नहीं क्या है ये। बम्पिंग ऑफ फिल्टर पैड क्या होती है? ग्रेवल मोल्डिंग, देख लेते हैं। बम्पिंग फिल्टर पैड, देखो ये क्या चीज है, इसमें ये बता रहा है बम्पिंग ऑफ मैड, बम्पिंग ऑफ फिल्टर बेड, इसका क्या मतलब है? इसको ये कह रहा है जब आप रैपिड सैंड फिल्टर चलाते हो, रैपिड सैंड फिल्टर के ऑपरेशन में, जैसे ऊपर सैंड की लेयर हो गई, एक ग्रेवल की लेयर हो गई, ठीक। अब जैसे पानी इससे होकर गुजर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो कुछ समय बाद ऐसा हो सकता है, अगर आप बैक वॉशिंग प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, तो सैंड और ग्रेवल की लेयर क्या हो सकती है, बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट होती है, ठीक? और जैसे ये कॉम्पैक्ट हो, ये प्रॉब्लम करना स्टार्ट कर देगी, तो इसी को इन्होंने क्या कहा है, पंपिंग ऑफ फिल्टर पैड। वैसे ये जो मैंने देखे हैं दो तीन, एयर बाइंडिंग बहुत ज्यादा पूछी जाती है, क्रैकिंग ऑफ सैंड बेड पूछा जाता है, मड वॉल, ठीक है। बम्पिंग तो भाई मैंने भी पहली बार किया है, ठीक है। तो ये तीन आपको पता होने चाहिए, ऑपरेशनल ट्रबल। अब बात आ जाती है एफिशिएंसी, एक रैपिड ग्रेविटी फिल्टर, ये हमने पहले दिन ही देखा था, कंपेयर टू स्लो सैंड फिल्टर आर लेस एफिशिएंट, क्योंकि भाई पानी को तो तेज रैपिड स्पीड से नीचे जाने दे रहे हो, तो एफिशिएंसी ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगी। लेस एफिशिएंट इन रिमूव बैक्टीरिया एंड टर्बिडिटी, पहली बात इस पॉइंट को आप नोट करोगे। रैपिड ग्रेविटी फिल्टर इज हाईली एफिशिएंट इन कलर रिमूव, कलर रिमूव करने में हाईली एफिशिएंट होता है व्हेन यूज्ड विद कोगुलेशन सेडिमेंटेशन। अगर आप कोगुलेशन सेडिमेंटेशन के साथ इस्तेमाल करते हो तो ये क्या करता है, कलर को बहुत अच्छे से रिमूव करता है। एफिशिएंसी विद रेस्पेक्ट टू बैक्टीरिया रिमूवल 80 से 90% होती है, जो बैक्टीरिया हटाने की एफिशिएंसी है। और वहीं पे स्लो सैंड फिल्टर की कितनी थी, 99% के आसपास, ठीक। द रिमेनिंग बैक्टीरिया रिमूव बाय डिसइंफेक्शन, मतलब इससे पानी जो निकले उसको आप डिसइंफेक्ट कर दो, ठीक है बेटा। अब बात आ जाती है डुअल मीडिया फिल्टर एंड मल्टीमीडिया फिल्टर। हमारे स्लो सैंड फिल्टर का कंसेप्ट खत्म, रैपिड ग्रेविटी फिल्टर का कंसेप्ट खत्म। अब हम आ जाते हैं डुअल मीडिया फिल्टर। डुअल मीडिया मतलब कि इसमें दो मीडिया लगाए गए हैं, जबकि सैंड ग्रेवल हो गया, कोल हो गया, पता नहीं क्या क्या लगा रखा है, तो वो देख। मल्टीमीडिया फिल्टर वो भी देख। डुअल मीडिया फिल्टर क्या है, टू इंक्रीज द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, क्या करने के लिए, जो फिल्ट्रेशन का रेट है उसे बढ़ाने के लिए वी यूज डुअल मीडिया फिल्टर। हम क्या इस्तेमाल, डुअल मीडिया फिल्टर को हम इस्तेमाल करते हैं इन विच लार्जर एंथ्रेसाइट ग्रेन, जिसमें क्या होता है, देखो इसमें डुअल मीडिया फिल्टर में क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है, एंथ्रेसाइट ग्रेन, एंथ्रेसाइट ग्रेन की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। एंथ्रेसाइट मैंने आपको बताया था क्या होता है बेटा, एंथ्रेसाइट होता है कोयला, कोयले का एक प्रकार, ठीक। तो इसमें
इस्तेमाल होगी। एक तो एंथ्रासाइट ग्रेन, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंपॉर्टेंट है, इज प्रोवाइडेड इन 30 to 60 सेंटीमीटर डेप्थ, ठीक, और फिल्टर मीडिया एंड बिलो दिस सैंड ग्रेन 2.65 इज प्रोवाइडेड। इतनी बात आई समझ में बच्चों? जो आपका, ठीक है, गुड, जो आपका डुअल मीडिया फिल्टर है, ठीक, डुअल मीडिया फिल्टर, दो मीडिया प्रोवाइड किए जाए, ऊपर तो कोयला होगा, ठीक, और नीचे होता है आपका रेत। कोयले की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी, 1.55, और रेत की स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है, जब आप बैक वॉश करोगे, ठीक है, जब पानी ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, तो जो कोयला है, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है, तो वो ऊपर ही रह जाएगा, और जो रेत है स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा है, तो वो नीचे जाएगा। सही बात समझ में? तो ये इन्होंने आग लगाया है इस चीज, ठीक। देखो, मैंने बता दिया, इन दिस फिल्टर टॉप लेयर रिमूव द लार्जर साइज इम्प्योरिटीज एज वेल टू सम, जो ये क्या कह रहा है, जो टॉप की लेयर है वो जो बड़े प्रकार के मोटे आकार के कण है उनको रोक लेती है, और थोड़े बहुत छोटे भी रोक लेती है, लेकिन जो फाइन सैंड की परत है वो क्या करती है, स्मॉलर इम्प्योरिटी, छोटी इम्प्योरिटी को पकड़ लेती है। एज अ कंसिक्वेंस, more depth of filter is utilized for removal of solid than the rapid sand filter which utilizes single media। ये क्या कह रहा है, जैसे रैपिड ग्रेविटी फिल्टर था या स्लो सैंड फिल्टर था, उसमें हम क्या करते हैं, ऊपर हम रखते हैं रेत, वो भी बहुत ही महीन, ठीक है, तो मोस्टली जो प्योरिफिकेशन का काम होता है ऊपर वाली परत से होता है, ठीक है, नीचे रहते हैं ग्रेवल, ठीक है। भाई एक बात बताओ, अगर कोई पार्टिकल 1 mm का है या उससे बड़ा है, तो वो तो रेत में पहले ही फंस जाएगा, नीचे तो वो प्रॉपरली आ ही नहीं पाएगा, है ना। इन्हें कायदे से तो ये करना चाहिए था, सबसे ऊपर रखना चाहिए था ग्रेवल, फिर रखना चाहिए था रेत, ताकि बड़े बड़े कण ऊपर चिपक जाए और छोटे छोटे कण हमारे यहाँ चिपक जाए। लेकिन बैक वॉशिंग में प्रॉब्लम होती, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, ऊपर रखा कोयला और नीचे रख दिया रेत, ठीक है, ताकि बड़ी इम्प्योरिटी कोयले के कणों के बीच में चिपक जाए और बाकी सारी रेत में आ जाए, ठीक। देखो, ये बात आ गई समझ, ये मोर डेप्थ ऑफ, ठीक, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आता है मल्टीमीडिया फिल्टर। मल्टीमीडिया फिल्टर क्या होते हैं, आर यूज आर ऑल्सो कॉल्ड मिक्स्ड मीडिया फिल्टर, आर सिमिलर टू, मतलब कि सिमिलर होता है डुअल मीडिया फिल्टर की तरह ही, एक्सेप्ट दैट दे यूज 3 और मोर फिल्टर लेयर, 3 से ज्यादा फिल्टर लेयर इससे इस्तेमाल होती है, ठीक है। अब इसमें ये कह रहा है कि डुअल मीडिया फिल्टर का ये इम्प्रूव वर्जन होता है विद इंक्रीज फिल्टर रन टाइम्स एंड बेटर वाटर क्वालिटी, द रेट ऑफ फिल्टरेशन आर नॉट, मतलब कि जो फिल्टर क्वालिटी है वो हो जाती है, बाकी रेट ऑफ फिल्टर सेम रहता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, ये हमारे ईएससी में ये क्वेश्चन आया था, ठीक। रैप, जैसे डुअल मीडिया फिल्टर है, मैं दिखाना चाहता हूँ इसका फोटो, अगर मिल जाए तो बहुत क्या होगा, ठीक है, फिल्टर। तो इस तरीके का होता है डुअल मीडिया फिल्टर, ऐसा सिलेंड्रिकल शेप का रहता है और इसके अंदर ये सब भरा रहता है, ठीक। सबसे ऊपर की लेयर जो हो, चाहे तो इसका डायग्राम बना लेना, ये ऊपर जो हो गया कोल की लेयर हो गई, फिर नीचे आपकी सैंड, ग्रेवल, और फिर यहाँ से आउटलेट हो गया, पानी ऐसे जाएगा, पहले वो कोल पे जितनी भी इम्प्योरिटी है वो चिपकेंगी, फिर नीचे सैंड या ग्रेवल से होता चला जाएगा, ठीक। अब इसको देखो क्या कह रहा है ये,
इन द केस ऑफ डुअल मीडिया फिल्टर, ये जो आपका डुअल मीडिया फिल्टर है, द रेट ऑफ फिल्टरेशन इज मोर देन दैट ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर। जो आपका रैपिड सैंड फिल्टर है उससे ज्यादा रेट होता है। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज फ्रॉम फाइन मीडियम टू कोर्स मीडियम। भाई देखो, ये कह रहा है जो पानी है कैसे जाता है, यहाँ पे फाइन मीडियम रहेगा और यहाँ पे कोर्स मीडियम रहेगा, ये कहना चाह रहा है। तो ये बात तो इसकी गलत है। क्यों? क्योंकि जो हमारा डुअल मीडिया फिल्टर होता है उसमें हम ऊपर रखते हैं कोयला और नीचे हम क्या रखते हैं, रेत। तो पानी कैसे जाता है, ऐसे जाता है, कोयला पहले फिर, ठीक। तो ऊपर की तरफ रहता है आपका कोर्स, मोटा मीडियम, नीचे की तरफ रहता है फाइन मीडियम। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है तो ये तो अपने आप सही हो जाएगा, रेट ऑफ फिल्टरेशन ज्यादा होता है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लेना, आंसर हो जाएगा C। ठीक है, ये तो डिजाइन का क्वेश्चन है, इसे हम रहने देते हैं। अब हम चलते हैं आगे अपने अगले टॉपिक पर। ये भी छोड़ो, ये जो है ESC के मेंस के क्वेश्चन है, इसको मेरे हिसाब से कर नहीं है। इन्होंने ये दिया हुआ है स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर के बीच में परफॉर्मेंस कंपैरिजन। देखो, अब आप ये देखते हो रेट ऑफ फिल्टरेशन, ये मैं आपको लिखवा चुका हूँ। तो चाहे तो जो मैंने आपको लिखवाया था वही लिख लेना। साइज ऑफ बेड मैंने आपको बता दिया था, डेप्थ ऑफ बेड, ठीक, ये भी हमने, ये सारी बातें हम लिख चुके हैं। एक साइज का, सैंड का साइज है वो मैंने बता दिया था। ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसमें अनस्ट्रेटिफाइड होता है, स्ट्रेटिफाइड रैपिड सैंड फिल्टर में स्मॉलेस्ट लाइटेस्ट ग्रेन एट टॉप एंड, ठीक है, इसे हटाओ। सब इन्होंने ये सारी बातें एक लिख रखी हैं। लॉस ऑफ हेड इतना, ठीक है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। मेथड ऑफ क्लीनिंग हम पढ़ चुके हैं। इसमें स्क्रैपिंग ऑफ करके, वॉशिंग सरफेस सतह को साफ करके, इसमें क्या करते हैं, बैक वॉशिंग के साथ। इसमें अमाउंट ऑफ वॉश वाटर 2.2% इस्तेमाल होता है, इसमें 4 to 6% इस्तेमाल होता है, ठीक। अब बात आती है प्रेशर फिल्टर की। ये डायग्राम बने प्रेशर फिल्टर का, ठीक है। इस डायग्राम को देखो। वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अनुसार जो स्ट्रक्चर बनाई जाती थी, तो जितने भी आप पुराने भवन देखोगे, पुरानी बिल्डिंग देखोगे जो अंग्रेजों ने बना रखी है, ये इतने बड़े बड़े कॉलम होते हैं, ठीक। ये आप कोई ब्रिज देखोगे या जो भी है, इतने बड़े कॉलम बनाए जाते हैं। लेकिन जब जब से लिमिट स्टेट मेथड स्टार्ट हुआ, तब से छोटे छोटे करने स्टार्ट कर दिए। क्यों? क्योंकि भाई पॉपुलेशन बढ़ गई है, इतना मटेरियल अवेलेबल नहीं है। तो उसी मटेरियल को अब आप और ज्यादा मजबूत मानते हो, ठीक है। मटेरियल सेम है, कंक्रीट, स्टील, वो सब सेम है। लेकिन पहले कंक्रीट को हम कमजोर मान रहे थे तो इसलिए बड़ा सेक्शन चाहिए था। अब वही कंक्रीट स्टील को आप ज्यादा मजबूत मानते हो, है ना। जैसे ये होता है आपका कर्व स्टील का, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में यहाँ तक स्ट्रेस लेते हैं, मानते हैं कि भाई इतनी ही स्ट्रेंथ है स्टील में। लेकिन जो लिमिट स्टेट मेथड हो गया वहां तक पहुंच जाते हैं, ठीक। तो इसलिए यही बात है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जा रहा है हमको उन्हीं रिसोर्सेस को ज्यादा, क्या कहना चाहिए, वो मानना पड़ता है। खैर, तो अब आता है हमारा प्रेशर फिल्टर, इसको देखते हैं। देखो, इसका सीधा सा फंडा है, जो आपने अभी तक पढ़ा है बिल्कुल वैसा ही फिल्टर होता है ये। ऊपर पानी भरा रहेगा, सैंड की लेयर होगी, ग्रेवल की लेयर होगी, ठीक। और यहाँ पर ड्रेनेज पाइप वगैरह लगे लगे हुए होंगे, ठीक। अब इसमें इसमें क्या होता है, यहाँ पर पानी में प्रेशर दे दिया जाता है। पानी में प्रेशर देने के कारण वो प्रेशर से ऐसे तेजी से नीचे चला जाएगा, ठीक। जो स्लो सैंड फिल्टर था, देखो उनका नाम ही क्या है, स्लो सैंड फिल्टर या रैपिड ग्रेविटी फिल्टर। ग्रेविटी के कारण, गुरुत्व के कारण पानी नीचे जा रहा था। यहाँ पर आपने क्या किया, गुरुत्व गया, ऐसी तैसी में हमें करना है अपने प्रेशर से, ठीक है। पानी में लगा देंगे प्रेशर तो पानी, एक तो बस यही हो गया प्रेशर फिल्टर, और क्या है।
देखो, देयर इज नो theoretical difference between the operation of rapid gravity filter and pressure type rate flow rate of flow criteria for washing and other factor remains same। मतलब कि ये कह रहा है कि वॉशिंग और बाकी सारी चीजें सब सेम रहती हैं और थ्योरेटिकली कोई डिफरेंस नहीं होता, बस एक डिफरेंस ये होता है कि आप यहाँ पर प्रेशर अप्लाई कर देते हैं। तो इसको डायग्राम को आप बना लेंगे। ये ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल प्रेशर फिल्टर। ठीक। इसमें हॉरिजॉन्टल का मतलब है, देखो वर्टिकल का मतलब है पुराने वाले में पानी ऊपर से आ रहा था, इसमें पानी का इनलेट आपने हॉरिजॉन्टल किया हुआ है। ठीक। अब इसने बता रखा है कि डिफरेंस क्या है रैपिड ग्रेविटी और प्रेशर फिल्टर में। ठीक। द डिफरेंस बिटवीन देम इज दैट प्रेशर फिल्टर यूनिट इज कंप्लीटली इनसाइड अ क्लोज चैम्बर। जो प्रेशर फिल्टर है उसको आपको बंद करना पड़ेगा। रैपिड ग्रेविटी फिल्टर और स्लो सैंड फिल्टर वो कैसे थे, खुले में रखे थे, पानी अपना आराम से नीचे चला जा रहा है। भाई प्रेशर लगाना है, जो हमारे घर में सिलेंडर आता है वो क्लोज चैम्बर में होता है। कोई भी प्रेशर तभी अप्लाई हो पाएगा जब आप उसको बंद रखेंगे। जैसे ही आपने खोला तो सारा प्रेशर बाहर निकल जाएगा। दूसरी बात, प्रेशर फिल्टर फ्लो ऑफ वाटर इज नॉट अंडर ग्रेविटी। पानी का जो बहाव हो रहा है नीचे की तरफ ग्रेविटी या गुरुत्व के कारण नहीं होता। ठीक है। वाटर इनसाइड द चैम्बर, दिस इंप्लाइज दैट वाटर इनसाइड द चैम्बर इज अंडर प्रेशर। दो चैम्बर के अंदर जो पानी है वो प्रेशर में है। इसको आप लिखेंगे। डायमीटर ऑफ टैंक कितना होता है, हाइट ऑफ इतना होता है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप एक अपने दिमाग में आइडिया बैठा सकते हो। इट इज ऑपरेटेड लाइक रैपिड ग्रेविटी फिल्टर। ये रैपिड ग्रेविटी फिल्टर की तरह इस्तेमाल किया जाता है या इसको ऑपरेट किया जाता है, एक्सेप्ट दैट रॉ वाटर इज नेदर फ्लोकुलेटेड नॉर सेडिमेंटेड बिफोर इट एंटर द फिल्टर। ये कह रहा है जो आपका रॉ फिल्टर है इसमें जो पानी होता है ना तो आपका फ्लोकुलेटेड होगा ना ही सेडिमेंटेड होगा। रेट ऑफ फिल्टरेशन जरूर आप लिख लीजिए, 6,000 से 15,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर। एक याद करो, स्लो सैंड फिल्टर का कितना था, 3,000 समथिंग था। फिर उसके बाद रैपिड ग्रेविटी फिल्टर का कितना, 6,000। जो भी मैंने लिखवा रखा है उसमें देख लेना। और इसका है 6,000 से 15,000। किसके लिए, इट इज यूज फॉर क्लेरिफाइंग सॉफ्ट एंड वाटर एट इंडस्ट्रियल प्लांट एंड ट्रीटिंग स्विमिंग पूल। कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, क्लेरिफाइंग। क्लेरिफाइंग का मतलब हमने देख लिया था, सेडिमेंटेशन का मतलब ही क्लेरिफिकेशन होता है। सॉफ्ट एंड वाटर इंडस्ट्रियल प्लांट, जो इंडस्ट्रियल प्लांट है उसमें आपने पानी को सॉफ्ट किया हुआ है, उसमें से हार्डनेस निकाल रखी है, वहां पर आप इसको इस्तेमाल करेंगे। और स्विमिंग पूल के पानी को भी साफ करने में इस्तेमाल किया जाता है। अब भैया क्या क्या डिसएडवांटेज हैं इसके। ठीक। कॉम्प्लिकेट इफेक्टिव फीडिंग मिक्सिंग एंड फ्लोकुलेशन ऑफ वाटर, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर अंडर प्रेशर सी कॉम्प्लिकेट्स। अब ये क्या कहता है कि भैया अगर आपने प्रेशर लगा दिया पानी में तो फिर आप उसको फीडिंग का मतलब में डालना, ठीक, फिल्टर में डालना, उसमें प्रॉब्लम आएगी। मिक्स करने में प्रॉब्लम आएगी, फ्लोकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी। In case of direct supply from pressure filter, it is not possible to provide adequate contact time for chlorine। ये कह रहा है कि भाई आपको समय नहीं मिल पाता क्लोरीन की अप्लाई करने का। ये भी कुछ पता, इन केस ऑफ डायरेक्ट सप्लाई फ्रॉम इट्स पॉसिबल टू प्रोवाइड एडिक्वेट कॉन्टैक्ट टाइम। ये कह रहा है कि भाई प्रेशर फिल्टर से अगर आपको पानी मिल रहा है तो आपके पास इतना समय नहीं होता कि क्लोरीन लगा दो। मुझे कोई इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं लग रहा। द वाटर अंडर फिल्टरेशन एंड द सैड बेट आर आउट ऑफ साइट एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू। अब ये क्या कह रहा है, देखो ये सारी चीजें कॉमन सेंस की बातें हैं। ये क्या कह रहा है, जैसे हमारा प्रेशर फिल्टर है, ये प्रेशर फिल्टर हो गया आपका, ठीक, ये सैंड हो गया, ये ग्रेवल हो गया इसके नीचे। ठीक। अब ये क्लोज्ड है। ठीक, तो जो आपका पानी ऐसे नीचे जा रहा है तो जब आप बैक वॉश करोगे, ये आपने बैक वॉशिंग कर दी, तो आप देख ही नहीं पाओगे कि भाई सैंड की जो टॉप की सतह है वो साफ हो पाई है कि नहीं हो पाई है। तो यही बात ये कह रहा है, ठीक है, क्योंकि ये क्लोज्ड रहता है। देखो वाटर अंडर फिल्ट्रेशन, पानी इसका फिल्टर हो रहा है और जो सैंड बैंड है आर आउट ऑफ साइट, वो दिख नहीं पाते हैं। एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्जर्व द इफेक्टिवनेस ऑफ बैक वॉश। आपकी बैक वॉशिंग कितनी इफेक्टिवली काम कर रही है वो भी आप नहीं देख पाओगे। और द डिग्री ऑफ एजिटेशन ड्यूरिंग वॉशिंग प्रोसेस। ठीक। दूसरा, इट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल होता है उसे इंस्पेक्ट करना, साफ करना। दूसरा, सैंड अगर आपको डालना है रिप्लेस करना वो भी मुश्किल
मुश्किल होता है ग्रेवल एंड अंडर ड्रेन ऑफ प्रेशर फिल्टर। भाई जब आपने उसको क्लोज चैम्बर कर रखा है क्योंकि प्रेशर लगाना है तो उसमें घुसना बहुत मुश्किल है। ठीक। On occasion, when the pressure on the discharge main is released suddenly, the entire sediment might get distributed violently with a disastrous result। ये कह रहा है कि भाई अगर आपने अचानक से प्रेशर बढ़ा दिया तो उससे हो सकता है जो सैंड और ग्रेवल आपने इधर उधर बैठा रखे हैं वो ऊपर नीचे हो जाए और उससे हमारी एफिशिएंसी कम हो जाए। ठीक। तो इसमें आप क्या क्या पॉइंट लिख लोगे? इसमें आप लिख एक तो ये पॉइंट लिखना और एक ये पॉइंट, बस इतना ही लिखना। अब हमारा नेक्स्ट स्टार्ट होता है डिसइंफेक्शन। ठीक। ये काफी इंपॉर्टेंट हमारा अब स्टार्ट होता है। देखो हमारा स्क्रीनिंग खत्म हो गई है। स्क्रीनिंग के बाद आपने फिल्टर भी कर दिया, फिल्ट्रेशन खत्म। अब स्क्रीनिंग फिल्ट्रेशन के बाद आता है आपका डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन का मतलब जो भी बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सारी चीजें हैं जिससे बीमारी हो सकती है वो। ठीक। डिसइंफेक्शन की डेफिनेशन लिख लेना कि क्या होता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ किलिंग और इनएक्टिवेशन ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाटर अदर बाय फिजिकल प्रोसेस और केमिकल। पानी में जितने भी खतरनाक ऑर्गेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो मतलब जो कि माइक्रोस्कोप के छोटे होते हैं, उनको किलिंग मतलब उनको खत्म करना या इनएक्टिवेट करने की प्रक्रिया को हम डिसइंफेक्शन कहते हैं। और ये फिजिकल हो सकती है या केमिकल हो सकती है। फिजिकल प्रोसेस कौन कौन सी होगी? आपने हीट कर दिया, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दे दी, और केमिकल प्रोसेस आपने केमिकल मिला दिए। ठीक है। फिजिकल, अब इसमें देखो फिजिकल डिसइंफेक्शन, जो फिजिकल जैसे हीटिंग सेफ होती है। देखो जैसे पानी है ना, आपने सुना होगा कि भाई पानी कैसे पीना चाहिए। पानी जो मतलब जो साफ पानी नहीं, उसे उबाल कर ठंडा कर लो। ठीक। तो जितने भी उसमें बैक्टीरिया वायरस हैं सब खत्म हो जाता है। ठीक। तो हीटिंग, तो फिजिकल डिसइंफेक्शन जैसे हीटिंग ये सेफ होती है और डिस्ट्रॉयज पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज वायरस बैक्टीरिया सिस्ट, ये सब खत्म कर देता है। हाउएवर इट कैन बी ओनली अप्लाइड ऑन अ फैमिली साइज और हाउस। भाई आप इसको घर में ही तो इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन पूरे शहर के लिए इस्तेमाल करना है तो इतने पानी को 12,000 25,000 लीटर पानी आपका हर मिनट इस्तेमाल हो रहा है, उसको हम नहीं उबाल। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रावायलेट लाइट रेडिएशन, ये जो है ये जो जो पैसे वाले लोग हैं वो कर सकते हैं इस काम को। जैसे हमारे यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या होती है समझते हो? पराबैंगनी किरणें। क्यों बच्चों? पराबैंगनी किरणें बोला जाता है इसको, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या होती है? इनकी खास बात ये होती है ये सूरज से आती है। वाला फंडा तो पढ़ा होगा आपने। ये हो गया सन और ये हो गई हमारी पृथ्वी। तो सूरज की किरणें में क्या रहती हैं? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रहती हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या करती हैं? जितने भी जो मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल है, जैसे बैक्टीरिया वायरस फंगी, यहाँ तक कि इंसान की जो स्किन होती है उस पर अगर अल्ट्रावायलेट रेज पड़ जाए तो स्किन कैंसर होने के चांस होते हैं। ठीक। जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ रहती है ओजोन की परत। ठीक। तो जो सूरज से अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं वो ये जो ओजोन की परत है वो इसको नीचे आने नहीं देती। लेकिन अब क्या हो रहा है? पॉल्यूशन के कारण जो हम रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल करते हैं उसमें सीएफसी होता है। ये बेटा सारी जीके की चीजें हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं उसको। और जो हम एसी वगैरह इस्तेमाल करते हैं उनके जो कंप्रेसर में इस्तेमाल होता है, तो ये जो चीज है अब क्या हो गया, पृथ्वी के ऊपर बहुत बड़ा छेद बन चुका है जिससे अल्ट्रावायलेट रेज आसानी से नीचे आ जा रही हैं। तो इस कारण से स्किन कैंसर और इस तरीके की चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। कुल मिला के अल्ट्रावायलेट रेस का क्या मतलब हुआ? जितने भी बैक्टीरिया वायरस फंगी है उसको ये खत्म कर सकती है, लेकिन अगर इंसान के ऊपर पड़ जाए तो इंसान के भी बैक्टीरिया वायरस फंगी खत्म कर देगी और उसे कैंसर कर देगी। ठीक। अब ये दूसरी की बात क्या कह रही है? जो अल्ट्रावायलेट लाइट रेडिएशन है इज इफेक्टिव ओनली फॉर क्लियर एंड लो सलाइन वाटर।
जो यूवी वाला जो फंडा है, ये आप कहाँ पर इस्तेमाल कर पाओगे? अब जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, ठीक, अब सबसे पहले ये आती कहाँ से है? यूवी रेडिएशन, जो मरकरी होता है बेटा, वहां से मरकरी लो और उसमें करंट पास करो, तो उससे भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकलती है। ठीक। अब यहाँ पर आपने क्या कर रखा है, नीचे पानी का सैंपल रख रखा है। ठीक। अब ये जो पानी का सैंपल है, ये अल्ट्रावायलेट रेज तभी काम कर पाएंगी जब इसकी टर्बिडिटी ना हो। टर्बिडिटी, इसमें अगर टर्बिडिटी है, धुंधला पानी है, तो प्रकाश की किरणें कहाँ इसमें पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएंगी। तो इसके लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि टर्बिडिटी कम होनी चाहिए अल्ट्रावायलेट रेस के लिए। ठीक। तो अल्ट्रावायलेट लाइट अगर आप इस्तेमाल करते हो तो साफ पानी होना चाहिए। लो सलाइन वाटर, लो मतलब उसमें जो नमक की मात्रा है कम होनी चाहिए, एंड इज जनरली नॉट एप्लीकेबल टू कम्युनिटी वाटर सप्लाई। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी अगर आप साफ करना चाहते हो तो उसके लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत महंगा मेथड होता है इन द डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे हमारा देश हो गया, और हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। और भी कारण है इसके, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है। अब डिसइंफेक्शन कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम स्टरलाइजेशन। देखो, कई बार कई बार क्या मैंने कहीं कहीं देखा है डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन क्या क्या होता है बेटा? देखो, आपने देखा होगा जैसे कभी आप पहले डॉक्टर के पास जाते थे तो डॉक्टर इंजेक्शन लगाता था। ठीक। तो तो आजकल के तो डॉक्टर हो गए एडवांस, उनके पास क्या रहते हैं, प्लास्टिक वाले इंजेक्शन रहते हैं। ठीक है। इंजेक्शन लगाया, उसे तोड़ा और फेंक दिया। ठीक है। अगर एक बार इंजेक्शन इस्तेमाल हो जाता है तो दूसरी बार उस इंजेक्शन को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन पहले क्या होते थे, कांच वाले इंजेक्शन चलते थे, जिनकी जो कांच से बने हुए होते थे, तो उसको स्टरलाइज किया जाता था। स्टरलाइज करने के लिए क्या करते थे, वो जो आपका इंजेक्शन है उसको आपने पानी के कंटेनर में डाला। ठीक। और उसे उबाल दिया। और जो जैसे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनकी जो दूध की बोतल है वो भी गर्म पानी में उबाली जाती है। इसे भी स्टरलाइजेशन कहते हैं। तो डिसइंफेक्शन का मतलब होता है बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन, उनको खत्म करना, और स्टरलाइजेशन का मतलब होता है पानी में डाल के बहुत देर तक गर्म करना। ठीक है। चलो, ये इन्होंने यहाँ पर बता रखा है। केमिकल डिसइंफेक्शन इज मोस्ट वाइडली यूज मेथड। हमारे देश में केमिकल डिसइंफेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। केमिकल दैट हैव बीन, अब क्या क्या केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं बेटा, ये अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्लोरीन, अब यहाँ से हमारी असला काम स्टार्ट होता है। क्लोरीन और क्लोरीन के कंपाउंड, ब्रोमीन का इस्तेमाल होता है, आयोडीन का, ओजोन का, पोटेशियम परमैंगनेट का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, सिल्वर का, एंड सम अदर फिनोलिक कंपाउंड। ठीक है। ऑन अ प्लांट स्केल, अगर आपको कहीं प्लांट में इस्तेमाल करना है तो क्या क्या डिसइंफेक्टेंट इस्तेमाल होते हैं, क्लोरीन, क्लोरामीन, क्लोरीन डाइऑक्साइड, ओजोन, इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप लिखेंगे। अदर डिसइंफेक्शन आर यूज प्रिंसिपली फॉर डिफरेंट सिचुएशन एज गिवन। तो अब कौन सा कहाँ पर इस्तेमाल होता है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फॉर स्मॉल पब्लिक स्पाई, जहाँ पर आपको छोटी सप्लाई के लिए, ये नहीं कि बड़ी सप्लाई के लिए। देखो बेटा, असली फंडा क्या है, हमारे देश में क्लोरीनेशन का इस्तेमाल होता है डिसइंफेक्शन के लिए। क्यों? देखो, जो हमारा वाटर टैंक है, ये जो नगर पालिका वाला टैंक रहता है, ठीक है, इसमें हम क्या कर देते हैं, क्लोरीन मिला देते हैं। ठीक, मैंने आपको पहले भी बताया है। अब आपने मान लीजिए क्लोरीन मिलाई 2 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक। अब इसमें जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगी थी, उसके साथ क्लोरीन ने रिएक्ट किया। हम क्लोरीन इतना मिलाते हैं कि कम से कम 0.02 मिलीग्राम पर लीटर बच जाए इसी पानी में। क्यों बच जाए? ताकि जब भाई पानी आगे पाइप में जाएगा, तो भाई मान लीजिए कहीं पाइप में लीकेज हो रहा है तो मिट्टी घुस गई, ऑर्गेनिक मैटर घुस गया, या बैक्टीरिया, फंगी, वायरस घुस गया,
तो ये जो क्लोरीन है ये इस जो बाहर आगे जो पानी खराब होने वाला है उससे उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है बैक्टीरिया वगैरह जो हो गया वो खत्म कर दे। ठीक है। ये जो इसे बोलते हैं रेजिडुअल क्लोरीन। ठीक है। तो क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन की खास बात क्या है, आपने जब क्लोरीन लाया पहली बात जितने भी बैक्टीरिया फंगी है उनको खत्म कर देगा। दूसरी बात, इन केस अगर आगे भी इन्फेक्शन आ जाता है पानी में उसको भी ये खत्म कर देगा। सिर्फ क्लोरीन में ये बात होती है और किसी में ये बात नहीं। जैसे आपने अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दी, चलो हम मान लेते हैं कि ये आपका प्योरली डिसइंफेक्ट हो गया है। ठीक। लेकिन अब आगे आपने पाइप से सप्लाई दी, कहीं पे पाइप लीक कर गया, फिर से इसमें बैक्टीरिया घुस गए, तो आपको इसको डिसइंफेक्ट करना पड़ेगा, तो फिर दोबारा अल्ट्रावायलेट रेज देनी पड़ेगी। तो हर घर में यू रेडिएशन का तो हिसाब लग नहीं सकता ना। तो इसलिए क्लोरीनेशन हमेशा डेवलपिंग कंट्रीज में बेस्ट माना जाता है। आई बात समझ में? ठीक है। चलो देखो, ये क्या कह रहा है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन स्मॉल पब्लिक सप्लाई के लिए इस्तेमाल होता है, रेलवे, रिफ्रेशमेंट व्हीकल, रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट वगैरह में इस्तेमाल कर लो। सिल्वर फॉर इन हाउस वाटर सप्लाईज, मतलब घर, आपका घर ही इतना बड़ा है कि वहाँ पे आपने वाटर सप्लाई का सिस्टम लगा रखा है। आयोडीन टेम्पररी स्मॉल स्केल यूज, आयोडीन का इमरजेंसी में इस्तेमाल होता है। पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट बोलते हैं लाल दवाई, ये आपकी इस्तेमाल की जाती है। जो पहले गाँव में कुएं होते, तो कुओं के पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल किया जाता था। फॉर प्री डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर बिफोर अदर ट्रीटमेंट एंड आल्सो फॉर आयरन एंड मैग्नीज, इससे आयरन और मैग्नीज का भी रिमूवल होता है। बॉइलिंग फॉर डोमेस्टिक ड्रिंकिंग सप्लाई यूजुअली इन एन इमरजेंसी बट समटाइम एज प्रिकॉशन, जो घर का पानी है वहाँ इस्तेमाल किया जाता है। अब इसने क्या क्या दिया, ये एक तरीके से डायग्राम बना लेना। फिजिकल और केमिकल, फिजिकल में दो चीजें आ गई, बॉइलिंग और अल्ट्रावायलेट रे। केमिकल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ओजोन, पोटेशियम परमैंगनेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मेटल आयन, सिल्वर और कॉपर, एल्कलीन, एसिड, ये सब इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक। अब ये क्या कह रहा है, डिसइंफेक्शन इज एन एसेंशियल मिनिमम ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट। ये कह रहा है कि पीने के लिए पानी अगर आपको इस्तेमाल करना है तो उसे डिसइंफेक्ट करना ही पड़ेगा। और ये फाइनल प्रोसेस होती है, मतलब सबसे आखिरी प्रोसेस होती है वाटर प्यूरिफिकेशन की। ठीक। आउट ऑफ वेरियस मेथड, chlorine and their various compounds are most widely used for disinfectant and the following are the reason for। अब ये क्या कह रहा है कि भाई क्लोरीन और उसके कंपाउंड सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। कारण, ईज ऑफ किलिंग ऑफ पैथोजन, बड़े प्यार से पैथोजन को खत्म कर देती है। चीपनेस एंड वाइड अवेलेबिलिटी, सस्ता होता है और कहीं भी मिल जाता है। ईज ऑफ एप्लीकेशन, आसानी से आप लगा सकते हैं, सीधे पानी में डाल दिया हो गया। ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस फॉर्म, हाईली सोल्यूबिलिटी, वही पानी में आसानी से घुल जाता है ताकि आसानी से सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म कर सके। प्रोडक्शन ऑफ डिजायरेबल रेजिडुअल क्लोरीन, रेजिडुअल का मतलब होता है अब जो अवशिष्ट क्लोरीन है, मतलब कि थोड़ी क्लोरीन उसमें बच जाती है ताकि आगे कोई इन्फेक्शन आए तो उसको भी खत्म कर सके। देखो, टू एंश्योर बैक्टीरियोलॉजिकल प्योरिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरह से लिखना कि क्लोरीन इसलिए मिलाई जाती है ताकि रेजिडुअल क्लोरीन बच जाए, यदि अगर आगे कोई इन्फेक्शन हो उसको भी वो खत्म कर सके। अगला क्या कह रहा है, हाउएवर क्लोरीन हैज सम डिसएडवांटेज, कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। क्या क्या, इट इज पॉइजनस गैस, ये जो है गैस जो है पॉइजनस, पानी में मिलने के बाद गैस की बात नहीं कर रहे हैं, जो आदमी क्लोरीन को पानी में मिलाने वाला है उसके लिए खतरा है। ठीक है। इट रिक्वायर्स केयरफुल है। तो ठीक, एज रिगार्डिंग द टॉक्सिसिटी ऑफ क्लोरीन गैस, जो आपकी क्लोरीन गैस है उसमें जो टॉक्सिसिटी होती है, द कंसंट्रेशन प्रोड्यूस वेरियस फिजियोलॉजिकल रिएक्शन इन ह्यूमन बीइंग, अगर ज्यादा कंसंट्रेशन का क्लोरीन अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसने जो डिसइंफेक्शन के दो दो कैटेगरी बना दी, एक तो माइनर मेथड और एक मेजर मेथड। माइनर मेथड का मतलब जहां पर हम थोड़ा बहुत, मतलब कि पानी आपकी क्वांटिटी कम है वहां पर हम इस्तेमाल करने वाले हैं। ट्रीटमेंट विद ओजोन, ओजोन, ओजोन क्या है, मैंने आपको बताया था,
ओजोन, तो ओजोन का बेसिकली देखो, देखो अच्छे से देखो इस रिएक्शन को, ओजोन का क्या फंडा है। ये छोटी सी जो रिएक्शन है ये, देखो बेटा क्या कह रहा है ये, ट्रीटमेंट विद ओजोन। ओजोन के साथ क्या ट्रीटमेंट होता है, जैसे ओजोन का जो कण है, ओजोन तो आप समझते हैं O3, ठीक है। ओजोन जब आप पानी में मिलाते हैं तो ये इस तरह से विभाजित होता है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का एक एटम, तो ये होता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, भयानक ऑक्सीडाइज करता है ये। लेकिन ये जो छोटे वाला O है, ये इसका भी पिताजी होता है, ठीक है। ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ही, ऑक्सीजन। भाई देखो नाम ही ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये होता है, इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह वाली बात है। तो नेसेंट ऑक्सीजन जो है ये वाली, ठीक, ये सबसे खतरनाक होती है किसके लिए, बैक्टीरिया वायरस के लिए, उसको खत्म करने के लिए, ठीक है। ये तो करती ही है, ये भी इस्तेमाल। देखो क्या कह रहा है, अब ट्रीटमेंट विद ओजोन देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में। ओजोन इज अ गैस ऑफ O3, ओजोन क्या होती है, गैस होती है, O3 से इसको डिनोट किया जाता है, विच इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, भयानक ऑक्सीडाइज। देखो बेटा पूरी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में ऑक्सीडाइज ही करना है, चाहे ऑर्गेनिक मैटर हो चाहे कुछ भी हो, ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कॉजिंग रैपिड एंड इफेक्टिव डिसइंफेक्शन ऑफ क्लीन वाटर, एकदम से डिसइंफेक्ट कर देती है। ओजोन इज प्रोड्यूसिंग, ओजोन कैसे प्रोड्यूस की जाती है, बाय पासिंग अ डिस्चार्ज ऑफ हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट थ्रू ड्राई एयर। जो आपकी ड्राई एयर है, सूखी हवा, ठीक, उसमें हाई वोल्टेज एसी करंट अगर आप पास कर दें तो तब हमारा ओजोन बन जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन से ही आपका ओजोन बन जाता है। देखो बेटा ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि ओजोन बनती कैसे है, मैंने कहीं देखा भी नहीं है। हमारे लिए क्या जरूरी है, ये करता क्या है, जो ये ओजोन का मॉलिक्यूल है, ये आपका नॉर्मल ऑक्सीजन और, ठीक है, देखो हमें इतना याद रखना है, जैसे ही हम पानी में मिलाते हैं तो ये अनस्टेबल होता है, अस्थिर मॉलिक्यूल होता है, ये आपका ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नेसेंट ऑक्सीजन पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट करें। तो नेसेंट, नेसेंट का मतलब होता है, नेसेंट का मतलब होता है, क्या कहना चाहिए यार नेसेंट को, नेसेंट, छोटे बच्चे को बोलते हैं, बिगिनिंग टू एग्जिस्ट नॉट येट कंप्लीटली डेवलप्ड, ठीक है। जैसे छोटा बच्चा होता है उसको हम बोलते हैं कि अभी नेसेंट स्टेज है, कि नया नया अभी पैदा हुआ है। तो जो नेसेंट ऑक्सीजन है उसका यही मतलब होता है, नेसेंट ऑक्सीजन पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट रिमूव्स ऑर्गेनिक मैटर एज वेल एज बैक्टीरिया फ्रॉम वाटर, ऑर्गेनिक मैटर भी खत्म करेगा, बैक्टीरिया भी खत्म करेगा। 2 से 3 ओजोन रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ रेजिडुअल 0.1 ppm, ठीक है। आपको कितना लगाना पड़ेगा ओजोन, 2 से 3 ppm, ताकि रेजिडुअल कितना बच जाए, 0.1। रेजिडुअल का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, रेजिडुअल का मतलब ये होता है कि आगे आने वाला, रेजिडुअल का मतलब होता है बचा हुआ,
कि आप इतना ओजोन तो कम से कम लगाएंगे ताकि आपका 0.1 ppm बच जाए, तो आगे इन केस अगर कोई इन्फेक्शन होता है, ठीक, उसको ये संभाल ले। आगे देखो क्या कह रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेजिडुअल ओजोन इज मेजर्ड बाय ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट। ऑर्थो भाई बहुत पूछा जाता है कि ओजोन की मात्रा कैसे मापी जाती है, ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट से मापी जाती है। ओजोन इज अनस्टेबल, हैंस नथिंग रिमेन इन वाटर बाय द टाइम इट रीच डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये आपकी अनस्टेबल होती है, तो जैसे ही आपने टैंक में पानी मिलाया और जैसे ही ये आगे चली सब खत्म हो जाता है, ठीक। ओजोन क्या कर देती है, कलर भी हटाएगी, टेस्ट भी हटाएगी, गंध भी हटाएगी, बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइज एवरीथिंग विच कॉजेज कलर। ये सब कुछ ऑक्सीडाइज करती चली जाती है। इट गिव्स प्लेजेंट टेस्ट टू वाटर, पीने के पानी में स्वाद अच्छा आता है। अनलाइक द क्लोरीनेटेड वाटर विच बिकम बिटर, जो क्लोरीनेटेड वाटर है वो थोड़ा कड़वा जरूर हो जाता है, ठीक है, लेकिन ये भैया साफ वो कर देती है। इट डज नॉट एंश्योर सेफ्टी अगेंस्ट रिकंटेमिनेशन। जैसे क्लोरीन था ना हमारा, हालांकि कड़वा है, लेकिन आगे अगर डिसइंफेक्शन होगा तो उसको भी ये हिसाब में ले लेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। आपने ओजोन मिलाया, वहीं का वहीं इसने खत्म कर दिया। आगे इन केस अगर कंटेमिनेशन होता है तो ये ओजोन बचती नहीं पानी में, आगे के कंटेमिनेशन हो नहीं सकती। इट इज लेस एफिशिएंट देन क्लोरीन इन किलिंग बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को मारने में क्लोरीन से ज्यादा एफिशिएंट, कम एफिशिएंट होती है। ये सारे पॉइंट आप नोट करेंगे, ठीक। लिमिटेशन ऑफ ओजोन डिसइंफेक्टेंट, कॉस्टलियर देन क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन से महंगा होता है। टोटल कॉस्ट ऑफ ओजोनेशन इज 3 गुना महंगा होता है भैया क्लोरीनेशन से। नो रेजिडुअल कैन बी मेंटेन, ठीक है, कोई रेजिडुअल नहीं बचता इसका। एज इट इज हाईली अनस्टेबल, ज्यादा अनस्टेबल होती है उस कारण से। एंड इट्स यूज डज नॉट इंश्योर सेफ्टी अगेंस्ट पॉसिबल फ्यूचर कंटेमिनेशन। आगे जो कंटेमिनेशन हो रहा है उसको ये नहीं रोक पाएगा। सबसे बड़ी बात, तो भारत में तो आप इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, क्योंकि टैंक से पानी निकला, म्यूनिसिपल टैंक है। अब किसी ने पाइप कहीं पे तोड़ रखा है, कहीं पे बाहर से पानी घुस रहा है, कहीं पे बाहर से पानी निकल रहा है, कहीं नाली का पानी जा रहा है भाई साहब। तो इसलिए हम तो क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। ट्रीटमेंट विद क्लोरीन एंड ब्रोमाइड। द फ्लोरीन, यहाँ पर हो गया ओजोन का मामला खत्म। द फ्लोरीन एंड ब्रोमीन आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पिल्स। पिल्स का मतलब दवाई होती है छोटी, उसको आप डाल देते हैं तो फिर ये, ठीक है। आ रहा है समझ में? क्यों भाई अजय, अब तो थ्योरेटिकल चल रहा है, इसमें तो ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जब क्वेश्चन आएंगे तब मजा आएगा। क्यों सुप्रिया? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो अब इसमें आगे देखो क्या दिया हुआ है, ट्रीटमेंट विद KMnO। अब इसमें ट्रीटमेंट विद सिल्वर, सिल्वर इन द फॉर्म ऑफ कोलाइडल और कैटाडाइन। सिल्वर इज ऑल्सो, अब इसने बोला भाई सिल्वर की जो गोलियां आती हैं उसका क्या नाम होता है, कैटाडाइन होता है। इसको नोट कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं है। अब ये देख लो भैया, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवाई बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे कुएं के पानी का रंग क्या हो जाता था, लाल। ये देखो, इस तरीके का होता है यार ये, थोड़ा पिंक को क्या पर्पल कलर टाइप ना। ये आप कुएं में डालते हो परमैंगनेट, इस तरीके का हो जाता है ये, रंग दिख रहा है ऐसा, ठीक है। लाल, लाल दवा क्यों बोलते हैं? हाँ, ठीक है, पिंक कलर या जो भी है, अब चलो लाल कलर और याद आ रहा होगा मेरे। तो ये कुएं में मिलाया जाता है किसके लिए, डिसइंफेक्शन के लिए, ठीक। हाँ, पोटेशियम परमैंगनेट इज अ पॉपुलर डिसइंफेक्टेंट,
ठीक है, जरा देखो इस 2-3 लाइन है। क्या हुआ? हाँ बच्चों देखो, पोटेशियम पर मैग्नेट देख लो। इसमें बेसिकली पॉपुलर डिसइंफेक्टेंट है कहाँ पर? वेल वाटर सप्लाई, जहाँ पे कुएं से पानी निकाला जाता है। कहाँ पर कुएं में? कुएं कहाँ होते हैं? गाँव में होते हैं। विच इज कंटेमिनेटेड विद लोअर अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें जो बैक्टीरिया है, थोड़े बैक्टीरिया का अमाउंट कम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्लोरीनेशन की तरह एक तरफा मिला दिया सारे बैक्टीरिया खत्म हो गए। ठीक, थोड़े बहुत बैक्टीरिया होंगे, उसका हिसाब रख लेगा ये, लेकिन ठीक। अब देखो क्या क्या लिख रखा है। बिसाइड्स किलिंग बैक्टीरिया, किलिंग बैक्टीरिया को खत्म करने के साथ साथ इट हेल्प्स इन ऑक्सीडाइजिंग द टेस्ट प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिक मैटर, जो ऑर्गेनिक मैटर है उसके साथ भी ये रिएक्ट कर लेता है। तो उस ऑर्गेनिक मैटर के कारण जो खराब स्वाद आ रहा था उसको ये ठीक कर देता है। इसलिए इस कहाँ मिलाया जाता है? समटाइम्स एडेड टू फिल्टर्ड एंड क्लोरीनेटेड वाटर, जो पानी फिल्टर कर रखा है और जो क्लोरीनेटेड कर रखा है उसमें भी इसको मिलाया जाता है। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट इज मिक्स विद वाटर इन अ बकेट एंड एडेड टू वेल। आप क्या करेंगे? बाल्टी ली, उसमें KMnO4 डाला, पानी मिलाया और उसे घोल के फिर नीचे कुएं में डाल दिया। पिंक कलर फॉर्म बिकॉज ऑफ दिस। मैंने आपको कलर दिखा दिया। कलर कैसा बनता है? पिंक कलर। अगर आपका पिंक कलर डिसअपियर हो जाए, इसका मतलब ऑर्गेनिक मैटर उसमें आ गया है। इसके लिए आप क्या करेंगे? फिर दोबारा उसमें KMnO4 मिलाएंगे। This implies that organic matter is present, hence more KMnO4 is added until pink color stand। आप तब तक उसमें KMnO4 मिलाते चले जाएंगे जब तक पिंक कलर कुएं में स्थिर रूप से रह नहीं जाता। और अगर पिंक कलर उसमें आ गया तो तब तक आप 2 दिन तक आप उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। डोज इतनी होती है, कॉन्टैक्ट पीरियड 4 से 6 घंटे का होता है। ठीक है, मैंने इसकी डोज नहीं देखी कभी, बस ये जरूर जाएगी किस लिए इस्तेमाल होता है। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट 98% बैक्टीरिया को खत्म करता है और 100% बैक्टीरिया जो कि कॉलरा डिसीज जो होती है उसको खत्म करता है। वाटर ट्रीटेड विद KMnO4 विद पासेज ऑफ टाइम प्रोड्यूसेड डार्क ब्राउन प्रेसिपिटेट। ये क्या कहता है? जिस पानी का आपने KMnO4 के साथ इस्तेमाल कर दिया वो ऑर्गेनिक मैटर के साथ रिएक्ट करके डार्क ब्राउन प्रेसिपिटेट बनाएगा। दिस एजेंट इज मोस्टली यूज्ड इन रूरल एरियाज। कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? गाँव में। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसे लिख लेना। ठीक है, इस चीज को भी लिख सकते हो। ठीक है, आ, इतना तो मुझे लगता नहीं। अब नेक्स्ट आ जाओ, ट्रीटमेंट विद एक्सेस लाइम। अब एक्सेस लाइम मेक्स वाटर हाईली अल्कलाइन एंड किल्स बैक्टीरिया। ठीक, ये क्या करता है? जो आपका लाइम है उससे पानी क्या हो जाता है? हाईली अल्कलाइन। ठीक, और वो बैक्टीरिया को खत्म करने के काम आता है। एक्सेस लाइम किल्स बैक्टीरिया बट एक्सेस लाइम 14 से 40 ppm हैज टू बी रिमूव्ड बिफोर सल्फाई फॉर दिस रीकार्बोनेशन डन। दिस इज नाउ ऑब्सोलीट। इसका भी इस्तेमाल नहीं करते। इसमें सिर्फ एक चीज कर लीजिएगा कि जो एक्सेस लाइम है वो भी हमारा किस लिए इस्तेमाल होता है? बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए। और बाकी किस लिए? कि भाई इसकी डोज कितनी है ये नहीं पूछना है कहीं पे, बस आप ये ध्यान रखें। अब दूसरा आता है मेजर मेथड। ठीक, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आ गया, क्लोरीनेशन। ठीक है, क्लोरीनेशन। क्लोरीन इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इस रिएक्शन को जरा बच्चों, मैंने रिकॉर्डिंग पॉज कर रखी, कुछ चीज वो हो जाएगी, इसका ध्यान रखा करो। क्या होता है ना, जैसे यहाँ पे दिख जाता है अगर रेड बटन है ना, मीन्स रिकॉर्डिंग चल रही है। और अगर, चलो कोई बात नहीं, देखो
हाँ सुप्रिया, क्या होगा आंसर इसका? हाँ भाई। अ- अजय देवगन, तुम बताओ। देखो बेटा, द फॉलोइंग रेजिडुअल क्लोरीन कंपाउंड आर फॉर्म ड्यूरिंग द क्लोरीनेशन ऑफ वाटर। जब पानी में आप क्लोरीन मिलाते हो, क्या क्या बनता है? ठीक। देखो, एक रिएक्शन तो हमें ये पता है। ऐसे देखो, मान लीजिए आप भूल गए, तो क्लोरीन को मिलाओ पानी के साथ। ठीक। तो आपको तुरंत याद आ जाएगा HOCl। या यही तो बनता था, है ना? HOCl ये बनता है। प्लस और क्या बनता था? Cl समथिंग, L2 वगैरह कुछ क्या बनता था? ठीक है, ये बनता है। ये जब डिसोशिएट होगा तो H प्लस प्लस OCl माइनस ये सब बनेगा। ठीक। भाई यही नोट कर दो। एक तो ये रहा, एक ये रहा। और दूसरा क्या है, अगर अमोनिया प्रेजेंट है पानी में, तो ये दोनों कंपाउंड भी बन जाते हैं। ठीक है, तीन ही तो कंपाउंड बनते हैं। देखो बेटा, NH2Cl, NHCl2, NCl3, ये तीन कंपाउंड बनते हैं। तो ये चारों कंपाउंड बनेंगे, आंसर होगी बात खत्म। ठीक है बेटा। अब टाइप ऑफ क्लोरीनेशन। हम्म, क्या कह रहे हो? अच्छा सीक्वेंस। अच्छा सीक्वेंस पूछ रहा है ये। ओ हो, मैं तो वैसे ही कर दिया ये तो फटाफट। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस रेजिडुअल कंपाउंड, इन्होंने क्या दे रखा है? सी। तो सबसे पहले ये बनेगा, फिर उसके बाद ये बनेगा, फिर HOCl बनेगा, फिर OCl बनेगा। ठीक है? यार देखो, मुझे थोड़ा सा ये पता है क्या गड़बड़, क्लोरीन को अगर आप पानी में मिला रहे हो, सबसे पहले तो ये बनना चाहिए। लेकिन अगर अमोनिया प्रेजेंट है तो ये बनेगी। ठीक है, तो याद रख लो, और क्या कर सकते हैं। देखो, आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन अमोनिया के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करती है। तो सबसे पहले हमारा क्या बनेगा? अमोनिया के कंपाउंड बनेंगे। तो अमोनिया के कंपाउंड में सबसे पहले ये बनता है, उसके बाद ये बनता है, फिर सारी अमोनिया आपकी खत्म हो गई, तो फिर ये दो कंपाउंड हैं। ऐसे याद रख लो, 1 2 3। ठीक है, चलो ठीक है बेटा। अब ये चीज हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, टाइप ऑफ क्लोरीनेशन, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, प्लेन क्लोरीनेशन, पोस्ट क्लोरीनेशन, ब्रेक पॉइंट, डी क्लोरीनेशन, प्री क्लोरीनेशन, डबल, ये सारी चीजें। ठीक है बच्चों, तो होपफुली हमारा कल ये खत्म हो जाएगा चैप्टर। ये इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ काफी जरूरी है, इस ग्राफ को देखेंगे। ठीक है, चलो, और क्या क्या है। ठीक है बेटा, चलो तो फिर मिलते हैं कल को। आ रहा है समझ में अजय, सुप्रिया? नोट्स वगैरह बना रहे हो तुम? चलो ठीक है बच्चों, बाय। गौरी देख,